जय हिंद दोस्तों इजराइल ने तोड़ा था भारत का सपना, इसलिए अब मिस्र की मदद से तैयार होंगे भारतीय फाइटर जेट के इंजन और अब दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्र में मिलेगी इंटरनेट की सुविधा। वहीं वायुसेना से रिटायर हो रहा है MiG-21 फाइटर जेट। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, इजराइल ने तोड़ा था भारत का सपना, इसलिए भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस समय इजिप्ट के दौरे पर हैं। रविवार को 3 दिनों के दौरे पर गए डिफेंस मिनिस्टर इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी डिफेंस कोऑपरेशन की संभावनाओं को देखेंगे। साथ ही उन सभी पॉइंट्स पर ध्यान देंगे जो भारत और इजिप्ट के बीच आपसी सहयोग को और गहरा करने में मददगार साबित होंगे। वैसे दोस्तों, राजनाथ सिंह भारत और मिस्र के डिफेंस रिलेशन को और आगे बढ़ाने के लिए राजधानी काहिरा पहुंच चुके हैं और 3 दिनों तक वो राजधानी काहिरा में ही रहेंगे। साथ ही भारत और मिस्र के डिफेंस रिलेशन आज के नहीं बल्कि 5 दशक पुराने हैं और ये बात तब की है जब इंडियन एयरफोर्स की टीम सन 1960 के दशक में काहिरा गई थी। वहीं आपको बता दें, तेजस भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट नहीं है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के पास मारुत नाम का एक फाइटर जेट था जो किसी सपने से कम नहीं था। इस फाइटर जेट और फ्यूचर के लिए मिस्र भारत की मदद करता, उससे पहले ही इजराइल की एयरफोर्स ने उस सपने को तोड़ दिया था। सन 1967 में अरब और इजराइल के बीच वॉर जारी था और उस समय वहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के टेक्नीशियंस भी वहां मौजूद थे। ग्रुप कैप्टन भार्गव मिस्र की उन कोशिशों में शामिल थे जिसके तहत जर्मन डिजाइन वाला जेट हेलवान HA-300 को तैयार किया जाना था। इस जेट को बनाने में भारत की तरफ से आर्थिक मदद की जा रही थी। भारत को उम्मीद थी कि इस जेट का इंजन सुपरसोनिक HF-24 मारुत में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इस घटना के बाद भारत और इजिप्ट का वो सपना टूट गया और इजराइल की एयरफोर्स ने उसे तोड़ दिया था। मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नसीर ने फैसला किया कि उनकी सेना के पास सही टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे में उन्होंने सोवियत संघ की मदद लेने के बारे में सोचा और उस समय भारत ने जैसा सोचा था प्लान उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाया और भारत को समझ आ गया कि मिस्र मारुत को खरीदना नहीं चाहता। इसलिए आखिर में जब भार्गव का धैर्य जवाब दे गया और पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने सन 1969 में इस प्रोजेक्ट को ही खत्म कर दिया। वहीं अब 55 साल बाद राजनाथ सिंह जब काहिरा पहुंचे हैं तो माना जा रहा है कि वो उसी सहयोग को वापस शुरू कर सकते हैं जिसके तहत मिस्र और भारत फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में आपसी सहयोग करेंगे। साथ ही इजिप्ट भारत में बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की 70 यूनिट्स खरीदने का प्रस्ताव पेश कर सकता है और इंडियन एयरफोर्स की तरह इजिप्ट की एयरफोर्स भी राफेल फाइटर जेट उड़ाती है, लेकिन इन्हें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए जिससे ये अपनी सेना को मजबूत कर सकें और ये इनके पायलट्स के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, गवर्नमेंट सोर्सेस की माने तो मिस्र में एक प्रोडक्शन लाइन लगाने की पेशकश की गई है। अगर डील सही होती है तो एक प्रोडक्शन लाइन मिस्र में होगी। दूसरी ओर मिस्र भी भारत में बने मिसाइल सिस्टम, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में इंटरेस्ट रखता है। राजनाथ सिंह जब काहिरा में अपने समकक्ष जनरल मोहम्मद जाकिर से बातचीत करेंगे तो नए मौकों पर भी चर्चा होगी। इनका मकसद दोनों देशों के बीच मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना है। वैसे साल 2016 से 20 में सऊदी अरब के बाद मिस्र दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश था। साथ ही भारत ग्लोबल आर्म्स मार्केट में सिर्फ 2% ही हिस्सेदारी रखता है और ये आंकड़ा ब्राजील और चेक रिपब्लिक से भी कम है। भारत और मिस्र सन 1950 और 1960 में करीबी साझेदार रहे, लेकिन इसके बाद भी क्षेत्र की पॉलिटिक्स की वजह से दोनों के रिश्ते कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर पाए। वहीं अब दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम बैटलफील्ड में भी इंटरनेट की सुविधा मिलेगी और इंडियन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कोर ने इस दिशा में इम्पोर्टेंट कदम उठाया है। फायर एंड फ्यूरी कोर द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर पर 19,061 फीट पर सियाचिन सिग्नल्स द्वारा सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। दोस्तों, फायर एंड फ्यूरी कोर के पास सियाचिन की भी जिम्मेदारी है जो पिछले 3 दशकों से बहुत ज्यादा समय से दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर और सबसे ठंडा वॉर का मैदान बना हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है जहां पर तापमान 0 से भी 60 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले सैनिकों को फ्रॉस्ट बाइट यानी कि ज्यादा ठंड की वजह से शरीर के सुन्न हो जाने की परेशानी हो जाती है। -0 से भी कम तापमान में तैनात सैनिकों को कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सांस में तकलीफ के साथ ही दिमागी सूनापन की भी दिक्कतें आती है और यहाँ कोल्ड इंजरी तो नॉर्मल है। वहीं इंडियन एयरफोर्स में MiG-21 फाइटर जेट्स लंबे समय से सेवा दे रहे हैं और इस जेट को उड़ता ताबूत भी कहा जाता है क्योंकि इससे कई हादसे भी हुए हैं।
जिनमें एयरफोर्स के कई जवानों की जान चली गई। इसलिए इंडियन एयरफोर्स 23 सितंबर को पुराने MiG-21 फाइटर जेट्स के अपने 4 स्क्वाड्रनों में से एक को रिटायर करने जा रही है। साथ ही नंबर 51 स्क्वाड्रन को स्वार्ड आर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। और हाल के सालों में कई MiG-21 फाइटर जेट्स दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए हैं। दुर्घटनाओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले फाइटर जेट, इसके सेफ्टी रिकॉर्ड और इंडियन एयरफोर्स की योजनाओं को बदलने का प्लान बनाया है। और आने वाले सालों में नए मॉडल के फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स में शामिल होंगे। वैसे इंडियन एयरफोर्स को 1963 में अपना पहला सिंगल इंजन MiG-21 फाइटर जेट मिला था और पिछले 6 दशकों में 400 से ज्यादा MiG-21 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिनमें लगभग 200 पायलट शहीद हुए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि MiG-21 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त ज्यादा हुए हैं। दरअसल इसने एयरफोर्स में सबसे लंबे समय तक काम किया है और कई मौकों पर इस जेट ने दुश्मनों के छक्के तक छुड़ा दिए थे। और इसी स्क्वाड्रन के हिस्सा थे कैप्टन अभिनंदन, जिन्होंने मॉडर्न पाकिस्तानी जेट को मार गिराया था। वहीं इंडियन आर्मी ने सेना दिवस परेड को राष्ट्र राजधानी के बाहर ट्रांसफर करने का फैसला किया है। सेना के फैसले के मुताबिक हर साल 15 जनवरी को दिल्ली में आयोजित होने वाली सेना दिवस परेड अब दक्षिणी कमान में हुआ करेगी, जिसके बाद अब 15 जनवरी 2023 को होने वाली सेना दिवस परेड का आयोजन दक्षिणी कमान क्षेत्र में होगा और भारतीय सेना के ऑफिसर्स की तरफ से ये जानकारी दी गई है। दरअसल साल 1949 में 15 जनवरी के दिन भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर के स्थान पर तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बने थे। इसी सेलिब्रेशन में इस दिन को सेना दिवस घोषित किया गया था। दोस्तों, भारतीय सेना का गठन 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में किया था और भारतीय थल सेना की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री टुकड़ी के रूप में हुई थी। बाद में ये ब्रिटिश भारतीय सेना बनी और फिर भारतीय थल सेना का नाम दिया गया, यानी इंडियन आर्मी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।